तो देखो आई नॉट और ओमेगा का प्लॉट ड्रॉ करें, अब ये कर लिया है, आप तो जरूरत नहीं है डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप तो याद कर लेंगे कि आई नॉट और ओमेगा मतलब एम्पलीट्यूड वैल्यू है किस सर्किट में, एलसीआर सर्किट में करंट की एम्पली मैक्सिमम वैल्यू, करंट के एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम करंट का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? आई नॉट की वैल्यू ओमेगा पे डिपेंड करती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है वाई एक्सिस पर। ठीक है, जो अलग अलग ओमेगा पर अलग अलग आनी है क्योंकि आपका जेड डिपेंड करता है वही ओमेगा। ठीक है, तो आपका जो जेड है दो पॉइंट्स के बीच में ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, वो डेफिनेटली ओमेगा पर डिपेंडेंट है क्योंकि एक्सएल एक्सी दोनों डिपेंड करते हैं ओमेगा। ठीक है, तो अगर वो आप चेंज करोगे ओमेगा तो बिल्कुल आपका एम्पलीट्यूड पक्का चेंज होगा। किस तरह से चेंज होता है ये डायग्राम बना रखी है, दो अलग अलग रेजिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो जैसे कि इस आई नॉट का ओमेगा के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर आई नॉट सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो इस ओमेगा नॉट पर क्या हो रहा है रेजोनेंस पर, आपका ये हो रहा है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तब का आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, बट ये क्या है, दो अलग अलग सर्किट है जिनका ओमेगा नॉट सेम है मान लो। ठीक है, बट एक में रेजिस्टेंस कम एक में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप बता सकते हो क्या इन दोनों प्लॉट में किस में रेजिस्टेंस कम है और किस में ज्यादा है? बोलिए R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है, क्या बोलो? R1 ज्यादा है? R2 ज्यादा है। R1 R2 R1 R2 ज्यादा है। R1 ज्यादा है। क्योंकि सर रेजोनेंस, R1 बिल्कुल बेटा वेरी गुड, रेजोनेंस पर पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होती है आपकी? ई नॉट बाई कैपिटल आर होती है कि नहीं, बोलो? रेजोनेंस पर पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या होती है? ई नॉट बाई कैपिटल आर होती है कि नहीं? तो आर कम होगा तो वो ज्यादा होगा, तो आपका R1 इज लेस देन R2। ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस पे ही है ना, ये रेजोनेंस पे पूछ रहा हूँ। क्लियर है? तो ये ध्यान रखो ओमेगा नॉट क्या है, 1/√LC है, तो ओमेगा नॉट सेम है दो सर्किट्स में। तो फिर आपके रेजिस्टेंस बट अलग अलग हैं, तो बताइए प्लॉट देख के आपको बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस कम कौन सा ज्यादा है, तो बहुत क्लियरली बता सकते हैं आई नॉट जब ज्यादा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो ये दोनों प्लॉट की यही बात है, हियर R1 इज लेस देन R2। एप्लीकेशंस क्या है रेजोनेंस के? बहुत सारे हैं एप्लीकेशन। ठीक है, एक तो इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो, और ये एनसीईआरटी में शायद दो ही दे रखे हैं तो दो तो ध्यान रखिए आप। ठीक है, इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ ए रेडियो और ए टीवी सेट। ठीक है, इस हाँ, इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट आपको यूज करना है, यूज करते हैं इसको। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम में आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके गेट होते हैं सिक्योरिटी गेट उसमें भी यूज होता है। तो देखो सिक्योरिटी गेट में कैसे यूज होता है, ये आपने मान लो इसमें एक इंडक्टर कॉइल होती है ये। ठीक है ना, ये आपकी इंडक्टर कॉइल है, और आपने जैसे ही आप इसके अंदर कुछ मेटल लेके एंटर करेंगे अगर, तो आपका क्या होगा, इसका इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं? कॉइल के अंदर जब मटेरियल आ जाता है सराउंडिंग मीडियम चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसका इंडक्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, और आपने पहले से इस सर्किट को किस पे रखा होता है? रेजोनेंस पे रखा होता है, इसमें करंट मैक्सिमम होती है। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी जो इसमें सोर्स है उसकी, जो एसी सोर्स जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर कर रखी है। अब आपने एकदम से एल चेंज कर दिया तो रेजोनेंस कंडीशन तो डिस्टर्ब हो गई ना बेटा। करंट की वैल्यू में एकदम से लार्ज चेंज होगा कि नहीं, और वो तुरंत पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर कुछ मेटल आ गया, तभी इसकी इंडक्टेंस चेंज होगी। क्लियर है क्या आपको ये बात? कि जैसे ही आप कुछ मेटल लेके एंटर करेंगे, तो आपने पढ़ा ना सोलेनॉइड में क्वेश्चन भी किया था, एक मटेरियल रख दिया था जिससे उसकी इंडक्टेंस बढ़ के एंड टाइम्स हो गई थी। याद है हमने क्वेश्चन किया था फ्लक्स कंजर्वेशन वाला? यस सर यस सर। तो इंडक्टर कॉइल के अंदर जब भी आप उसको यस सर। मेटल को, ठीक है, तो आपका क्या होगा, रेजोनेंस उसका चेंज हो जाता है, रेजोनेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अब जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले रेजोनेंस के बराबर थी ना, अब कुछ और होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी उसके बराबर नहीं है, तो एकदम से करंट में ड्रॉप है। ठीक है, और ट्यूनिंग मैकेनिज्म में तो पता ही है अलग अलग चैनल को अलग अलग रेंज प्रोवाइड करते हैं, तो आपके अंदर एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, जब आप चैनल चेंज करते हैं तो जो चैनल आप चाहते हैं कैपेसिटर की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उस चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, उस करंट का उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो जाता है उन सिग्नल का, और वो सिग्नल ही फिर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखने लगते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं, तो वही चैनल दिखता है। क्योंकि आपकी जो एंटीना है ऊपर लग रहा है डिश एंटीना, उस पर तो सारे सिग्नल गिर रहे हैं ना, वो थोड़ी नहीं ब्लॉक करते। अब किसको सेलेक्ट करना है वो आपका ये ट्यूनिंग मैकेनिज्म डिसाइड करता है। ठीक है ना, ये आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी से आप रेजोनेंस बना दोगे उस सर्किट का, आपके जो भी अंदर सर्किट है, ठीक है ना, आपके एफएम में कह लो या आपके टीवी सेट के अंदर कह लो। ठीक है, तो उससे वो उसके एम्पलीट्यूड उसका वही सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है और वही आपको फिर स्क्रीन पर दिखाई देगा या सुनाई।
ठीक है। तो इस तरह से ट्यूनिंग मैकेनिज्म बहुत यूज करते हैं। ट्यूनिंग मैकेनिज्म का मतलब एलसीआर सीरीज सर्किट की यही है, ठीक है, कि आप जो फ्रीक्वेंसी है सर्किट की उसको आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करो, ठीक है। अब बात आती है क्वालिटी क्या होती है एलसीआर सीरीज सर्किट की, या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। अब देखो पहले बताओ, यहाँ तक तो डाउट नहीं है किसी, इतनी बात क्लियर है सबको, प्लॉट भी समझ में आ गया, इस प्लॉट का यूज करेंगे अभी हम, ठीक है ना। इस प्लॉट पे क्वेश्चन आया हो, ठीक है ना, इस प्लॉट पे क्वेश्चन आया, वो गलत है, वो गलत ही आया था मेंस में भी, आर्काइव में भी वो गलत ही है, ठीक है। उसने क्या करा, प्लॉट बनाया बट वैल्यूज इधर उधर कर दी ऊपर नीचे उसने, ठीक है। तो वो समझ नहीं आता एकदम से, थोड़ी देर बाद आप करेंगे आंसर मैच कराएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या गलती है उसमें, ठीक है। लेकिन अब जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें।